नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में आज बात मायावती के उस चौपाल की जिसके जरिए वो अब पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक अपनी पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मायावती इस वक्त हाशिए पर है और ये लंबे समय से है कि मायावती की पार्टी कोई बहुत कुछ ऐसा करिश्मा नहीं कर पाई या अपने अस्तित्व को, करिश्मा तो बहुत दूर की बात है, अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास भी पार्टी की तरफ से या मायावती की तरफ से नजर नहीं आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक तैयारी चौपालों के माध्यम से पंचायत चुनाव की तैयारी के साथ कितनी कारगर होगी और कितनी शिद्दत से मायावती खुद लगेंगी और अपनी पार्टी को जुटा पाएंगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानस श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानस जी, क्या ये चौपालें सिर्फ कहने भर को है या फिर इसमें मायावती बहुत शिद्दत से कितनी तैयारी, किस तरह की तैयारी? कुछ तैयारियां होती है मीडिया में दिखाने के लिए और कुछ तैयारियां होती है ग्राउंड पर खुद को मजबूत करने के लिए। मानस जी अपना ऑडियो ऑन करें। देखिए मीना जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो मायावती की जो रणनीति आप देख रही इधर पिछले 2-3-4 महीनों से जिस तरह से वो एक्टिव हुई है, दरअसल बसपा वैसे भी ऐसी पार्टी है जो दूर रहती है आमतौर पर मीडिया से और अपने कामों की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मीडिया में करती भी नहीं और ना मीडिया से बहुत अच्छा उनका एक इंटरेक्शन होता है। दूसरी बात, ये जो काम हो भी रहा है इसका कहीं कोई विजुअल, कहीं कोई क्लिप या कोई बाइट ऐसी नहीं है जो मीडिया में कहीं चल रही हो। ये बिल्कुल बहुत गोपनीय तरीके से या कह सकते हैं कि मीडिया से दूर बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड जीरो पर ये काम किया जा रहा है मायावती की तरफ से। दरअसल बहुत लंबे समय के बाद ये देखा जा रहा है कि मायावती को अपने फिर से जो पुराना उनका फॉर्मूला था उस पर उनको लौटना पड़ रहा है। अब उसके पीछे की वजह क्या है कि 2007 में जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो अपनाया, जो कारगर साबित हुआ, उस पर कई सारे शोध भी हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने तो बाकायदा इस पे एक शोध किया। इनके जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें एक डॉक्टर साहू जी है, उन्होंने बाकायदा इस पे एक रिसर्च भी उनकी पब्लिश हुई इस पे कि कैसे ये हुआ, कैसे दलित और ब्राह्मण एक साथ आए या उसमें मुसलमानों की और बाकी जातियों की कैसे भागीदारी रही। बाकायदा उस पर एक रिसर्च उनका है। लेकिन उसके बाद से ये फॉर्मूला लगातार फ्लॉप होता रहा। वजह इसकी बहुत सारी है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन अब मायावती को ऐसा लग रहा है जो लगातार जो उनका जनाधार, जो कोर वोट बैंक था, जो बेस वोट बैंक था, वो धीरे धीरे जब खिसकने लगा तो अब उनको एहसास हुआ कि उनको अपने उसी पुराने फॉर्मूले पर लौटकर वापस आना चाहिए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब इसके लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तरीका ये है कि उन्होंने फिर से भाईचारा कमेटी उन्होंने उसको बहाल किया अभी कुछ महीने पहले। तो जो उनका जो संगठन में काम करने का तौर तरीका था, क्योंकि आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी में उस तरीके के प्रकोष्ठ नहीं होते हैं जैसे बाकी हम सियासी दलों में देखते हैं कि व्यापारी वर्ग का अलग प्रकोष्ठ है, तो पिछड़े वर्ग का अलग प्रकोष्ठ है, तो यूथ का अलग प्रकोष्ठ है। उस तरीके से उनका नहीं, उनका जो कहते हैं कि जो उनका जो आधार कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, और बामसेफ से उनका आधार शुरू होता है। अब चूंकि मायावती की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हुआ, जो उनका बेस वोट बैंक था उसको लगने लगा कि मायावती बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है, उनकी आम तकलीफों से, जरूरतों से बहुजन समाज पार्टी को कोई बहुत मतलब नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी ने मायावती को पूरी तरीके से उस वक्त घेर रखा था। तो जो आम जनता थी या जो उनका आम वोट बैंक था, जो ये देखता था या सोचता था कि कभी जब बहन जी पूर्ण बहुमत की सत्ता में होगी तो उसका न जाने कितना बड़ा उत्थान हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी खत्म हुई। विकल्प चूंकि नहीं था इसलिए वो बहुत लंबे समय तक मायावती के साथ जुड़ा रहा। लेकिन 2014 की जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से भूमिका अदा की, खास तौर से दलितों को लेकर जिस तरीके के प्रयोग किए गए, बड़े बड़े कैंपेन चलाए गए, उस कैंपेन को बाकी लोगों ने फॉलो किया। जैसे दलितों के घर में रात्रि विश्राम, आपको याद होगा उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जाते थे जो चैनलों पर भी चलते थे, जिसमें दिखाया जाता था कि एक नेता
बिस्तर पे है तो दूसरा नेता बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, तो कोई कहीं दलितों को इस तरीके से उस पर तमाम तरीके के व्यंग जो थे वो उस वक्त किए जा रहे थे कि दलितों के घर, उसके बाद दलितों के साथ दलित मलिन बस्तियों में भोजन का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक को अपने खाते में लिया, अपने पाले में लिया, पूरा ही नहीं सही लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आया। लिहाजा उत्तर प्रदेश का जो पूरा जाति और सियासी समीकरण था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब इसके बाद वो लगातार 2024 तक से पहले तक चलता रहा। 2024 में जरूर एक ऐसे हालात पैदा हो गए, वो भी बीजेपी की तरफ से कुछ दिए गए बयानों के मद्देनजर इस तरीके के हालात पैदा हुए कि जहां पर दलित वोट बैंक पहली बार शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन की तरफ, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस से बहुत ऐतराज कभी नहीं रहा दलित बिरादरी के लोगों को, लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में वो कभी जाता नहीं था, क्योंकि उसकी वजह ये कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे वो सब उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति उससे परिचित है कि जो सपा का जो वो बेस वोट बैंक है और मायावती का जो बेस वोट बैंक है, आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में इनकी आपस में बनती नहीं, अक्सर वो लड़ाई झगड़े की खबरें वो रहती हैं। तो ऐसे में ये पहली बार जब हुआ कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, तब भी नहीं गया जब मुलायम सिंह यादव उस वक्त जीवित थे और सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, उस वक्त भी दलितों ने शिफ्ट अपना वोट बैंक जो है वो वोट ट्रांसफर नहीं किया उन्होंने समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी 5 पे ही रही। ये अलग बात है कि पिछड़ों ने के वर्ग के लोगों ने मायावती को समर्थन किया और वो 10 पे 0 से 10 पे पहुंची, लेकिन खैर वो भी पुरानी बात हो गई। वर्तमान परिस्थिति में मायावती के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने पुराने फार्मूले पे लौटे। तो एक टैगलाइन बहुत चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हर जिले में 150 पार फिर से बनेगी मायावती की सरकार। ये इस तरीके का एक फार्मूला है जिसको अलग अलग जगहों पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस 150 का मतलब क्या है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आगे आप चर्चा को उसको उसी सारे आगे बढ़ा सकती है। दरअसल हर बहुजन समाज पार्टी का जो अपना संगठित जो ढांचा है, तो उसमें जिले की कार्यकारिणी होती, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। तो उसमें ये कहा गया कि जो जिलों की जो कार्यकारिणी बने उसमें जो 150 की जो संख्या है उसमें पिछड़े हों, अति पिछड़े हों और दलित हो, यानी इनसे कार्यकारिणी जो है भरी जाए, यानी ये 150 के पार निकल जाए। तो जो संगठन का जो काम हो रहा है उसको लेकर के ये फार्मूला अपनाया जा रहा है कि हमको कम से कम इतने तो कार्यकारिणी में इस बिरादरी के सदस्य चाहिए ही, ताकि ये तय हो सके कि ये लोग आगे जाकर के गांव में काम करेंगे। अब जो दूसरा तो तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है, जिसमें आकाश आनंद और तमाम दूसरे लोग भी सहयोग कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उसमें यह कहा जा रहा है कि जब बहन जी की सरकार रही, पहले गठबंधन की सरकारें रही और उसके बाद 2007 में जब उनकी खुद की अपनी सरकार थी पूर्ण बहुमत की, तो उस वक्त या पिछली सरकारों में जो भी काम ऐसे किए गए जिससे दलित वर्ग को फायदा हुआ, दलितों को, पिछड़ों को या अति पिछड़ों का उत्थान हुआ, तो वो सारे प्रोग्राम्स जो उस वक्त चलाए गए उसको उसके पॉइंटर्स बनाया जाए, उनको पॉइंट आउट किया जाए, उसको रिटर्न में लिया जाए और ग्रामीण अंचलों में एक चौपाल इस तरीके की लगाई जाए, खासतौर से ऐसे ग्रामीण इलाके जो कि मायावती की पार्टी के लिए उनके पास पहले से भी इस तरीके का डाटा है, तो कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं वो लोग, तो वहां पर जाकर के वो उनको बताए कि आपके लिए ये काम जो है बहन जी की सरकार में किए गए, और जो बाद में दूसरी सरकार आई दरअसल उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं आपके लिए। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से मायावती अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिसकी बुनियाद में जो उनका बेस वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक हो, जिसमें भागीदारी हो पिछड़ों की, जिसमें भागीदारी हो अति पिछड़ों की, और आगे जाकर के 2027 में मायावती की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सके। इस प्लान के तहत मायावती काम कर रही है, उनकी पार्टी काम कर रही है। जी, मानस जी की बात को समझा जाए तो सुरेंद्र दुबे जी बैक टू मतलब वापस बैक टू पावर, सत्ता में आने की कोशिशों में मायावती एक बार फिर से जुट गई हैं। हालांकि इस बार उनका जो जुटना है उसमें शुरुआत कहां से है वो आप ज्यादा बेहतर करीब से देख पा रहे हैं। जहां से वो शुरुआत कर रही है वहां से ये जो 150 का नारा है और मायावती का आना है, मायावती की सरकार 150 के पार, ये 150 उनकी इकाइयां जिनका जिक्र यहाँ पर मानस जी ने विस्तार से किया है। बात ये है कि इस वक्त मायावती की जो स्थिति है उसमें मुमकिन है इस तरह का सपना देखना, या राजनीति में कुछ भी असंभव अनिश्चित नहीं है? सुरेंद्र दुबे जी।
मीना जी, आपने ठीक कहा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जो असंभव हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। क्या क्या संभव हो सकता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक देखिए मारुति जी की जब जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें इनके यहाँ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि देखिए बहन जी कहीं निकलती नहीं, वो जो कुछ काम है अपने महल से ही चलाती हैं, और वो उनका संदेश जाता है, वो खुद नहीं जाती। लेकिन अब क्या, थोड़ा समय बदल गया। जिस समय मारुति जी ने ये स्टाइल शुरू की थी उस समय दलित वर्ग जो था उसको मान सम्मान की एक लड़ाई लड़नी थी। तो उसने ये मान करके कि भाई इनकी वजह से हमारा मान सम्मान बढ़ा है, 2-3 चुनाव तक वो सब इसके साथ रहे। 2007 की जिसकी बहुत चर्चा होती, उसमें भी अकेले दलित वोट पर नहीं जीतने, उनको सवर्ण वोट मिला, उससे मैक्सिमम ब्राह्मणों का वोट मिला। क्योंकि ब्राह्मणों के सामने एक समस्या थी कि बीजेपी भी उनको बहुत घात नहीं डाल रही थी, और सपा भी उस समय कोई ब्राह्मणों को बहुत घात नहीं डाल रही थी। तो ब्राह्मणों को लगा कि स्पेशली जो वो ब्राह्मण जो चुनाव जीत सकते हैं। देखिए दो ढंग के प्रत्याशी होते हैं। एक प्रत्याशी वो होते हैं जिनके अपने वोट होते हैं, तो भाई 1 लाख वोट मेरे पास है और कोई बढ़िया पार्टी मिल जाए तो 1,50,000 उधर से ले लेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे ब्राह्मण नेता भी इस प्रदेश से बहुत हैं। वो सब एक्टिव हुए और 2007 में जीते। और संदर्भ के लिए बता दूं कि उस समय मैं ही एकमात्र था जो शुरू से कह रहा था कि नहीं, ब्राह्मण इनके साथ जा रहे हैं। अन्य सारे जितने दिल्ली वाले जितने लोग सर्वे और सब दिखा रहे थे, तो दिखा रहे थे कि नहीं, मायावती नहीं जीतते। चलिए वो एक अलग बात हो गई। अब आज स्थिति क्या है कि आपने कहा 2027 के लिए ये उन्होंने बनाया, अभी इसकी कोई पब्लिसिटी भी नहीं हुई है। और इनफैक्ट मुझे स्वीकार करने में कोई गुरु नहीं कि मेरे पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं। आप चूंकि ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो जाहिर आपके पास जानकारी होगी कि ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ही काम होता है। और वो एक ऐसी पार्टी जहाँ कोऑर्डिनेटर्स पैसा दे के भी रखे जाते हैं। दे आर परमानेंट कोऑर्डिनेटर्स। उनको पार्टी पैसा देती है, रहने के लिए मकान देती है, और एक दिन उनके काम दिया जाता है कि क्या क्या करना है। अब इनके पास वोट बैंक इनका बिल्कुल खिसक के 6-7% पर आ गया है। उस तरह से ये 150 के पास, ये सब चीजें देखिए थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती, लेकिन आज जिन लोगों से राजनीति में मुकाबला है बीजेपी से, वो थ्योरेटिकल नहीं, बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, बड़े जुझारू और बड़े अनप्रिडिक्टिव ढंग से राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ये इनका जो एक तरीका ये चल रहा पुराना, बीजेपी पता नहीं कौन सा खेल इसमें करने की तैयारी में होगी। अब एक बात ये खाली देखी आती कि साहब अभी उन्होंने दिल्ली में लोधी रोड का बंगला छोड़ दिया है, तो उससे भी कुछ खबरें छन के आई कि नहीं लगता वो बीजेपी से अपनी दूरी बना लेने चाहते। अब खाली लोधी रोड के बंगले पर तो कोई बात थी नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हो सकता है बीजेपी का ही ये गेम हो कि बहन जी कुछ एक्टिव हो तो जो वोट दूसरी तरफ जा सकता है और बीजेपी को नहीं आ सकता, वो बहन जी पास चला जाए। तो भी हमारे देखिए बीजेपी कई ढंग से व्यूह रचना करती, तो हम उसको अभी ऐसा नहीं मान सकते कि कोई बड़ा भारी वो इन चौपालों से गेन करेंगी। और 27 का उनका प्रोग्राम है। आप देखिए वो हर 2 महीने बाद नया प्रोग्राम शुरू कर देती। 3 महीने पहले उन्होंने आकाश आनंद को हटा दिया था, अब आकाश आनंद को फिर ले आए। हो सकता है 3 महीने बाद उनको फिर हटा दे। और एक सबसे बड़ी चुनौती मायावती के सामने क्या आ गई जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, इस लंबे दौरान में जब वो 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, बसपा का एक ऐसा कैडर या वोटर तैयार हुआ जो पढ़ा लिखा वोटर। तो उसको लगा कि अब हमें मान सम्मान से ज्यादा अपने अपनी भागीदारी चाहिए। वो काफी एक्टिव हुआ।
और आज भी मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा विरोधी मायावती के वही दलित लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं और जो बहुत अच्छे ढंग से इनकी आलोचना करते हैं तर्क दे करके। मेरे उसमें कई मित्र मंडली के भी कई लोग हैं, वो बाकायदा तर्क देते हैं कि देखिए हम क्यों बहन जी के साथ जाएंगे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो ये देखना होगा और तब पता चलेगा कि क्या किस करवट उठ बैठेगा। जी सुरेंद्र दुबे जी, आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नावेश शिकोल जी, सवाल ये है कि मायावती की जो आइडेंटिटी है या क्रेडिबिलिटी है उसका बड़ा क्राइसिस है। सुरेंद्र दुबे जी ने जिस तरह से कहा, जो शंका जाहिर की कि हो सकता है बीजेपी ने ही कहा वो जरा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि दलित वोट बैंक जिस तरह से बिखर गया है, बीजेपी के हाथ से छिटक गया है, मायावती थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ ले पाती है तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पास तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ दलित जिस तरह से परंपरागत रूप से भी जाता रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से गया है उसमें ये किस रणनीति का हिस्सा मायावती की चौपाल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बात बिल्कुल सही है कि मायावती की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका आधार खिसक गया है। दलित वोट बैंक, जाटो, गैर जाटो, सब के सब जो उनकी जड़ें हुआ करती थी वो खिसक गई। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ में दलित समाज गया मायावती का दामन छोड़ के। उसके बाद सबसे बड़ा धक्का लगने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, जिसे 36 का आंकड़ा उस समाज का हुआ करता था, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में अच्छी खासा दलित वर्ग चला गया और उनको बड़ी सफलता भी दिलाई। ये बड़ी चिंता है और इस चिंता में चारों तरफ से बसपा घिरी हुई है। बीजेपी भी घेरे है, समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी और चंद्रशेखर भी, यानी चारों तरफ के मोर्चे का मुकाबला उनको करना है। और इस मुकाबले में अपनी जमीन बचाने की ये जो कोशिश का जिक्र मानस जी कर रहे थे, ये बिल्कुल ये जमीनी कोशिश है और इसमें कुछ भी कामयाबी मिल भी सकती है, राजनीति में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्य चीजें जो है, जो मुझे महसूस हो रही हैं कि जो भी आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है, द्वार द्वार जाके, गांव गांव जाके, चौपाल चौपाल जाके करेगा, उसमें आज की राजनीति में दो तीन चीजें बहुत जरूरी नजर आना चाहिए हैं। एक तो ये कि आप कहीं ना कहीं आक्रामकता बहुत जरूरी हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आक्रामकता के लिए आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा वो जमीन पे नजर आना चाहिए और वो आक्रामक होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि लड़ाई चंद्रशेखर से है, अखिलेश यादव की है, कांग्रेस से भी है, लेकिन मुख्य लड़ाई सत्ता में जो बैठा होता है, जब तक उससे तीखे तेवर नहीं होंगे, जब तक वोटर को नहीं लगेगा। देखिए मायावती का जो वोटर है, हम आधार वोट की बात अभी कर रहे हैं, क्योंकि मायावती की भी चिंता इस समय और उनकी रणनीति भी अपना आधार को वापस लेना ही होगी, क्योंकि जब जड़ों की सुरक्षा पहले है, पत्ते तो आ ही जाते हैं, टहनियां तो निकल ही आती हैं अगर जड़ें आपकी मजबूत हैं। तो मायावती की जड़ें कमजोर हो गई हैं, इसलिए अब ब्राह्मण वोट, मुस्लिम वोट और अति पिछड़ा, ये सब बातें सेकेंडरी हो गई हैं, क्योंकि ये उस विश्वास के साथ वोट देने आते हैं कि ये फला पार्टी, फला नेता सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसके साथ हो ले। और जिसका आधार किसका हुआ होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया नहीं होगा तो दलित भी नहीं होगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आधार उनका जमा हुआ है। उन्होंने कोशिश की, दलित भी आ गया, पिछड़ा भी आ गया, कहा जाता है कुछ मुसलमान भी कई चुनाव में आया उनके साथ में। लेकिन मायावती का संकट यही है कि उनको अपने उस दलित वोट बैंक को वापस लाना है, जो समाज, जो बसपा से प्यार करता है, मायावती की पे विश्वास करता है, उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ चला गया, कुछ सपा के साथ चला गया, कुछ ने कांग्रेस को वोट दे दी। अच्छे खासे रावण को एक अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है, अच्छा जनाधार मिल रहा है, एक सीट से वो जीत भी गए। मेन बात यह है कि मायावती को पहले तो ये कि अपने आधार के लिए पहले काम करना पड़ेगा और उसको ये विश्वास दिलाना होगा कि हम सत्ता में आएंगे, और उनकी चिंता यह होना चाहिए कि उनके समाज के साथ में क्या अन्याय हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, उसके अधिकारों की रक्षा हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये जो होते हैं,
नाविक जी, मुश्किल ये है कि आदर्श स्थिति क्या होना चाहिए और व्यवहारिक स्थिति क्या है, उसमें बहुत बड़ा फर्क हमेशा हर काल में रहा है, आज भी है। तो मायावती से जो जितनी अपेक्षाएं दलित समाज को थी वो पूरी नहीं हुई। दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ, बीजेपी के साथ गया, कांग्रेस के साथ गया, आज की तारीख में बंटा हुआ है 3 हिस्सों में, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ बीएसपी के साथ और कुछ बीजेपी के साथ। अब कितना किसके साथ है, उस कुछ कुछ में परसेंटेज का रेशियो क्या है इस वक्त जो है, अगर हम सीटवार आकलन करें या लोकसभा और विधानसभा की स्थिति को देखें, उससे इतर बात यह है कि दलित वोटर जो है, दलित समाज जो है, वो इस वक्त मायावती की इन चौपालों को लेकर क्या सोच रहा है। सवाल ये मानिश जी की जनता के जहन में, दलित समाज के जहन में क्या चल रहा है, वो कितना इस वक्त इन चौपालों को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। मायावती मीडिया से दूर है, मीडिया से उनके अच्छी बहुत ज्यादा नहीं रह पाती हैं, वो अपने कामों को भी मीडिया से दूर रहकर करना चाहती हैं, लेकिन काम तो तभी होगा जब ग्राउंड पर समाज उसमें इन्वॉल्व होगा। वो इन्वॉल्वमेंट समाज की तरफ से कितना है, पार्टी की तरफ से कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा सक्रियता दिखाया जाना अलग और समाज का उसमें एक रूप होना पूरी तरह से अलग है। देखिए, प्रयास किया जा रहा है, उसमें भविष्य में क्या होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। संगठन की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक अलग विषय है कि वो किस तरीके से। मानस भविष्य नहीं, वर्तमान अभी जो चौपालों की तस्वीर तैयारियां हैं उसको लेकर समाज का रिस्पॉन्स कैसा है। समाज में क्या एक उम्मीद जग रही है कि बहन जी अब एक बार फिर से एक्टिव उनके अधिकारों के लिए हो रही हैं, तो उनको एक जगह जाने का अवसर मिलेगा। बिखराव जो इस वक्त दलित समाज में है वो नहीं हो, क्या लोग ऐसा सोच पा रहे हैं, लोग ये विश्वास दे पा रहे हैं मायावती को? देखिए मीना जी, इस पे कोई बहुत बड़ी रिसर्च किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऐसा नहीं किया गया कि वो बीच को जाकर के वहां पर लोगों से बातचीत की गई हो जो लोग बता सके। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ भी आदमी लिख दे, छाप दे, वो अलग विषय है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई इस तरीके का सर्वे या इस तरीके का कोई इनपुट अभी तक नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि नहीं इन चौपालों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा या पड़ रहा है। लेकिन एक तरीका होता है सियासत में, एक तरीका होता है अपने वोटर्स को विश्वास में लेने का, और उसके लिए इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जमीनी स्तर पर की जाती है और पहले भी होती रही है। मायावती की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि ये जो अभी काम हो रहे हैं इसकी 6 महीने बाद समीक्षा होगी। अगर लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जो जिन पे जिम्मेदारी दी गई उनको आगे बदला जाएगा। फिलहाल अभी मंडल प्रभारियों की नियुक्ति का काम चल रहा, पुराने बदले जा रहे हैं, कुछ नए नाम आए हैं सामने, उसमें लखनऊ का भी मंडल शामिल है, वहां पर भी 2 नाम जिनको अभी नया नियुक्त किया गया है, और इन सबके पीछे आकाश आनंद पूरी संजीदगी के साथ संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि देखा जाए कि वास्तव में चौपालें लग भी रही कि नहीं लग रही है। टास्क दिए जाते हैं छोटे छोटे, तो गांव देहात में लोग जाते हैं। समाज पर उसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है या समाज उसको किस तरीके से ले रहा है, ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ये इस कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। लेकिन एक कोशिश हमेशा की जाती है, वो सभी सियासी दल करते हैं। ये अलग बात है कि मायावती का काम करने का तरीका अलग है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलते रहते हैं उनके जिनका मीडिया में बहुत शोर या बहुत चर्चा नहीं होती। एक आध कई प्रश्न नोट आ जाता है, कुछ विज्ञप्ति आ गई, कुछ एक आध फोटो उन्होंने शेयर कर दी, लेकिन वो काम रूटीन में निरंतर जारी रहता है। वो जैसे अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जातिगत जनगणना का जो सवाल था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, या तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं अभी भी कंटिन्यू है, वो तमाम छोटे छोटे अलग अलग पॉकेट्स में है, लेकिन वो उतना रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा तो संगठन अपना काम नहीं करेगा, पार्टी अपना काम नहीं करेगी। पार्टी अपना काम कर रही है। वो शुरुआत में एक बड़ा आयोजन करके लखनऊ में किसी मुहिम की शुरुआत कर दी गई, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन होता है वो संगठन अपने स्तर पर करता रहता है, बहुत छोटे स्तर तक जा करके। तो हर बार ना उस मीडिया उसको उतना स्पेस देता है और ना ही वो भी अपेक्षा करते कि वो इतनी छोटी छोटी चीजों को, होता है कुछ लोकल अखबारों में वहां छप जाता है। जैसे मान लीजिए बस्ती के किसी एक पॉकेट में किसी एक ब्लॉक पे कोई कार्यक्रम हुआ तो वहां का जो कोई लोकल अखबार होगा वो
वहां पर प्रेस नोट जारी हो जाएगा, वहां के जिला अध्यक्ष जारी कर देंगे, कुछ छप जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये भी नहीं होता है। लेकिन ये देखना चाहिए कि दूसरा जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास चंद्रशेखर की तरफ से हो रहा है। मैं हर बार जब बसपा की डिबेट होती है बसपा पर, तो मैं चंद्रशेखर का जिक्र इसलिए कर देता हूं कि ये समझना बेहद जरूरी हो गया कि चंद्रशेखर अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना दायरा बढ़ाते बढ़ाते वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं और वहां पर भी वो संगठन खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात, उनकी आक्रामकता वो लोगों को ज्यादा अपील कर रही है। अब जो चौपालें छोटी छोटी लग रही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना समाज को प्रभावित कर पाएंगे, कि कह पाना मुश्किल है। क्योंकि आज भी बहुजन समाज पार्टी में या उस जिस वर्ग से उस पार्टी का ताल्लुक है, उस वर्ग के लिए मायावती से बड़ा नेता कोई नहीं है। काशीराम के निधन के बाद मायावती सबसे बड़ा चेहरा है और उनको ही निकलना पड़ेगा, उनको ही निकल करके फील्ड में उनको बताना पड़ेगा, उनको आक्रामकता अपनी दिखानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात जो है वो समझनी चाहिए सभी लोगों को कि मायावती को लोग पसंद क्यों करते थे, मायावती का वोटर उनके पीछे गया क्यों? क्योंकि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जो वर्ग बहुत दबा कुचला था और उसके समाज की निकली हुई एक पुरुष नहीं, एक महिला जो ललकारती थी खुले मंच से, तो उनकी वो आक्रामक शैली दरअसल उनके उनके जो वोटर्स थे उनका जोश बढ़ाती थी, उनको बूस्ट करती थी कि हम कोई दबे कुचले लोग नहीं, हम ललकार भी सकते हैं। तो वो उसमें वो छवि देखता था। अब आप सोचिए कि खाली एक्स पे पोस्ट करके, मीडिया हाउस पे अपना कोई प्रेस नोट भेज करके आप सोचे कि वो आपका वोटर आपका मोटिवेट हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि बहुत संभव है। चौपाल लग रही है, चौपाल का जो इम्पैक्ट होगा आगे देखा जाएगा उसको। यही बात समझने की मैं कोशिश कर रही थी मानस जी, जैसे और हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और जो मायावती और तमाम जो राजनीतिक दल वहां के हैं उनकी पैठ को, उनकी गहराई को, उनके काम को देख रहे हैं। जैसा आपने कहा चंद्रशेखर अपना विस्तार निरंतर कर रहे हैं तो वो दिख रहा है, मायावती की चौपालें अपना काम कर रही है, ये अभी दिख नहीं रहा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद आप डिबेट अपनी कंटिन्यू करेगा, ये सवाल बड़ा वाजिब भी है। चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भी दलित पर अत्याचार होता है, पहले उनकी टीम पहुंच जाती है, फिर चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं। अभी अलीगढ़ में जो पिटाई हुई वहां पर दलित बिरादरी के लोगों की, चंद्रशेखर बलिया से लौटे थे और उसके बाद नोएडा और उसके बाद फिर वहां पहुंच गए। क्या इतने दिनों में किसी ने देखा कि किसी दलित की पिटाई के मामले में, किसी दलित की हत्या के मामले में या किसी दलित उत्पीड़न के मामले में बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता पहुंचा हो और कहा हो कि नहीं हम आपको इंसाफ दिलाएंगे? राहुल गांधी अमेठी जिले में आ सकते हैं एक दलित की हत्या के मामले में दिल्ली से, तो ये तो चौपाल लगाना एक अलग विषय है, लेकिन आप लड़ते हुए दिख रहे कि नहीं दिख रहे ये बहुत जरूरी है। चौपाल लगाने का मकसद तो यही है कि हम दिखें, हम गांव में दिखें, ब्लॉक में दिखें, लेकिन अगर क्योंकि मजबूत तो वहीं से होगा संगठन, एकदम ग्राउंड से जब आप मजबूत होंगे तभी तो मायावती दिखेंगी। आपने कहा जैसे कि चंद्रशेखर की पहले टीम पहुंच जाती है फिर वो खुद पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही जो टीम ग्राउंड पर काम कर रही है, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है दरअसल वो उसको एक फाइटर लेडी, एक आयरन लेडी की तौर पर मायावती को देखता था। तो आप लड़ते हुए दिखने चाहिए अपने लोगों के लिए, और चर्चाएं है वो अलग विषय है कि आप किसी बौद्धिक स्तर में चर्चा कर रहे कि हमने ये किया, आपने ये किया, लेकिन जब मौका पड़ा तो आप हमारे साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे, हमारी जिस वक्त हम पर अत्याचार हो रहा था आप आए कि नहीं आए, ये बहुत जरूरी होता है और ग्राउंड पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नावेद जी। ये जो बात है जिसकी तरफ मानस जी इशारा कर रहे हैं और जो समझ में आती है उत्तर प्रदेश की सियासत में, आज मायावती उस तस्वीर में खुद को नहीं समाज देख रहा है, वो दलितों के परेशानी में साथ नहीं खड़ी हैं, वो खुद बाहर नहीं निकलती हैं, और जब तक वो नहीं निकलेंगी ये चौपालें ज्यादा कारगर नहीं होंगी। ये बात समझ में आ रही है मुझे नावेद जी? सही है कि बहुत पेशेंट बहुत बीमार होता है, बहुत ज्यादा गंभीर होता है तो वो खुद जाता है और हेड को खुद ओटी में जाना पड़ता है, ना कि अपने जूनियर से।
यही हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 20 बार प्रयागराज की धरती पर नजर आए, तब उनको क्रेडिट मिला। राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा था 10 बार, नरेंद्र मोदी भी गए और योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाते रहे, ग्राउंड पे नजर आए। लोगों को लगा कि इनकी ये मंदिर से इनका मन जुड़ा हुआ है, तन जुड़ा हुआ है, आस्था है जाते थे। लेकिन अब उन्होंने ग्राउंड पे निकलना शुरू कर दिया। हर मुद्दे पर वो बात करते हैं, बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा लोगों से भी मिलते हैं, सम्मेलन भी करते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते हैं। चंद्रशेखर की बात हुई, चंद्रशेखर बहुत छोटे हैं, मायावती के बराबर कतई नहीं है, बहुत छोटा कद है, मायावती जी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वो ग्राउंड पर है। कभी सुना है कि उनके अपने संगठन के लोग काम करें, वो घर पे बैठे हुए खाली रणनीति तय करें? देखिए, रणनीति तय करने से खाली नहीं होता है। जैसे किसी फिल्म में परफॉर्मर भी पर्दे पर भी दिखाई देना चाहिए, खाली डायरेक्शन से काम नहीं चलता। तो मायावती जी का, क्योंकि अब पेशेंट जब बहुत गंभीर हो जाता है तो सर्जन, सबसे बड़ा सर्जन ओटी में नजर आना चाहिए। मायावती जी को हर मुद्दे पर ग्राउंड पे नजर आने की जरूरत है। और जो बात आपने कही कि उनके वोटर को क्या लगता है, कुछ लगता है, महसूस होता है, हमें आपको भी महसूस होता है, क्योंकि हम लोग लगातार यूट्यूबर्स के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए या खुद भी हम लोग को उनके मन की बात नजर कैसे आती है। हर पार्टी का एक मिजाज होता है उसके वोटर्स का। जैसे समाजवादी पार्टी है, यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा आलोचना करता है समाजवादी पार्टी के उस रुख की, जब समाजवादी के मुखिया कुछ सत्ता में जाने की कशमकश करते नजर नहीं आते हैं, संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्रोध आता है सपा के वोटर को, यानी जो आधार है यादव और मुसलमान को। अरे देखिए अखिलेश जी तो घर में एसी में बैठे रहते हैं, ट्वीट क्या करते हैं। ये आलोचक नहीं कहता, ये समर्थक कहता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि सत्ता बने और सत्ता में भागीदारी उनकी पार्टी की हो, उनको कुछ लाभ शायद मिले, ये एक अपेक्षा होती है। इसी तरीके से बसपा का वोटर भी ये चाहता है कि बहन जी ग्राउंड पे नजर आए, उनके मुद्दों को लेकर मुखर हो, लड़ें, अपने प्रतिद्वंदी के सामने आए, और सिर्फ ट्वीट से नहीं, सिर्फ संगठन की 2-4 महीने में एक बैठक कर लेने से नहीं, 2 प्रेस नोट जारी करने से और एएनआई में बाइट देने को लेकर नहीं, हर मुद्दे पर वो ग्राउंड पे नजर आए, उन दलित बस्तियों में जाएं जहां उनका इंतजार होता है। तो ये जब तक ये नहीं होगा, जब तक सरवाइव नहीं हो पाएगी बसपा। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र दुबे जी, बहुत छोटी सी आखिरी टिप्पणी आपकी। ऐसे में मायावती के सबसे ज्यादा जो वोटर है या जो उनका समाज है, वो दुविधा में होगा कि भाई मायावती जी आ भी रही हैं और नहीं भी आ रही हैं, उनका आना भी नहीं आने जैसा है। ऑडियो ऑन करिए सुरेंद्र जी। जी, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहन जी ग्राउंड पर आकर के दलित वर्ग के लिए संघर्ष करेंगी, तो ये हम बिला वजह की उम्मीद कर रहे हैं। वो उस ढंग से ग्राउंड पर पहले भी नहीं जाती थी, लेकिन जिस दौरान सत्ता में थी तो उनकी एक हनक रहती थी, और उसके पहले जब वो सत्ता में आई और काशीराम जी के साथ आई, तो काशीराम जी का एक औरा था, उसका फायदा मिलता था। और मैंने स्वयं मायावती जी को अलीगढ़ के पास बहुत साल पहले, तब सत्ता में नहीं आई थी, 15 या 20 लोगों के मीटिंग को, जिसमें 500 लोगों को खड़े होने का पंडाल बना हुआ था, अकेले संबोधित करते हुए देखा। तो अब वो मीटिंग भी करना उन्होंने बंद कर दिया, और घटना स्थल पर पहुंचना, ये सब तो बड़ी बात है क्या। मैंने जैसे कहा कि दलित अब ये कंपेयर करता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ हैं तो राहुल गांधी आ जाएंगे, नहीं है तो भी राहुल गांधी आ जाते, इसमें तो सबको बीट करते ही वो। भाजपा का नेता कोई पहुंच जाता, खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाते, नहीं उनके 2 उप मुख्यमंत्री वो पहुंच जाते, समाजवादी पार्टी से अखिलेश ने, उनके जो और नेता वो भी पहुंच जाते। तो इसी को लेकर के जो बसपा समर्थक या मायावती समर्थक जो दलित था, उसके मन में लेकर एक पीड़ा है कि भाई ये हम कैसी नेता हमारी हैं जो हमारे लिए सड़क पर उतरने को तैयार नहीं। और अब वक्त बदल गया है, अब दलितों के साथ बड़े
लेवल पर दुर्व्यवहार हो रहा, पुलिस उनकी पिटाई करती है, जरा सी बात पर उनके घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। तो मैंने कहा ना, जो राजनीति का एक नया दौर हम देख रहे हैं, प्रतिशोधात्मक राजनीति, उसमें दलितों को जिस तरह की मायावती की चाहत है, वैसा मायावती पहले भी नहीं थी और अब तो होंगी कि नहीं। अब हो सकता है वो आकाश आनंद को वो इस ढंग से करे। आकाश आनंद देखिए अभी किसी परीक्षा में पास तो हुए नहीं है, ना वो कोई चुनाव लड़े, ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ाया। तो अब अगर कोई नई परीक्षा में पास, लेकिन चंद्रशेखर परीक्षा में पास हो गए। चंद्रशेखर तुरंत जा रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, और उनके साथ जो युवक लड़ता है वो देखता है कि भाई इंस्पेक्टर को या डीएसपी को चंद्रशेखर ने दौड़ा लिया। ये दलित वर्ग के लिए एक बड़ी बात होती है कि कोई शासक वर्ग का, पुलिस एक बहुत बड़े हमारे समाज में दलितों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर चंद्रशेखर उसको दौड़ा लेते हैं तो उन दलितों में एक आशा जगती कि यार ये आदमी हमारे काम का हो सकता। इन बहन जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुझे लगता है कि अगर बहन जी कुछ करेंगी, अभी टाइम है 27 का, देखे तो टाइम ही है। बाकी ये जो क्षेत्रीय पंचायत वगैरह चुनाव होंगे, इनमें मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि बहन जी कोई करिश्मा दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।